नमस्कार, ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपरिहार्य कारणों से कल की कक्षा नहीं हो पाई। का मुख्य विषय आज की कक्षा के माध्यम से आपको बताया जाएगा। इससे पहले हम काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में प्रवेश कर चुके हैं और आचार्य मम्मट ने जो काव्य लक्षण है शब्दार्थौ तत् में जो शब्दार्थौ पद है तददोसौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृते पुनः काव्य, ये काव्य लक्षण है। इसमें शब्दार्थौ जो विशेष पद है उस पद का व्याख्यान इस उल्लास के प्रारंभ में प्रारंभ कर दिया है। उसमें आचार्य मम्मट लिखते हैं क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपम आह, अर्थात क्रम से शब्द और अर्थ के स्वरूप को बताते हैं। शब्दार्थ पद में भी शब्द पहले है। शब्द के तीन भेदों का उल्लेख करते हैं आचार्य मम्मट। त्यादवाचको लाक्षणिक शब्दोत्तरे व्यंजक त्रिधा। वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक के भेद से शब्द तीन प्रकार का होता है काव्य में। अब शब्द तीन प्रकार का उपाधि के भेद से भेदित हो रहा है तो उसके अर्थ भी तीन होंगे। लिख दिया वाच्यादयस तदर्था सिहु, अर्थात वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य क्रम से वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक शब्द के अर्थ होते हैं। इसी विषय में एक सिद्धांत जो है मीमांसकों का भी दे दिया, तात्पर्यार्थोपिके सुचित। कुछ लोग तात्पर्यार्थ भी मानते हैं जो वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य तीनों से भिन्न होता है। उस संदर्भ में उन्होंने कुमारिल भट्ट के सिद्धांत को संक्षेप में कहने का प्रयास किया है और उसमें उसका स्वरूप बता दिया है कि जो तात्पर्यार्थ है वही वाक्यार्थ होता है और वो किसी पद का अर्थ नहीं होता है। ये बात उन्होंने कुमारिल भट्ट के मत के अनुसार स्पष्ट की। इसके बाद प्रभाकर गुरु जो कुमारिल भट्ट के शिष्य हैं, उन्होंने कुमारिल भट्ट के सिद्धांत को नहीं मानकर केवल वाच्य एवं वाक्यार्थ लिखा है, अर्थात वाच्यर्थ ही वाक्यार्थ होता है। इस संदर्भ में इनका जो वाद है, जो सिद्धांत है, उस वाद का जो अर्थ है वही स्पष्ट कर देता है कि जो कुमारिल भट्ट का अभितान्वयवाद है, उस अभितान्वयवाद का ही अर्थ वाक्यार्थ या तात्पर्यार्थ की स्वीकृति है। और जो प्रभाकर है उनके वाद का जो अर्थ है अन्विताविधानवाद, उस शब्द का अर्थ ही वाक्यार्थ को न मानने की तरफ इशारा करता है। कैसे? तो अभितान्वयवाद को पहले ले लीजिए। अभितानाम अन्वयः अभितान्वयः, अभितान्वय यस्य वादः अभितान्वयवादः, ऐसे करके इसका कर लेंगे। अर्थात अभिहित मतलब कहे हुए पदार्थों का अन्वय किया जाता है। पहले पदार्थ कहे जाते हैं, उसके बाद उनका अन्वय किया जाता है, क्रम बिठाया जाता है, तब जो वाक्यार्थ आता है वह वाक्यार्थ ही तात्पर्यार्थ है। और उस तात्पर्यार्थ को मानने के लिए तात्पर्य नाम की वृत्ति की कल्पना करनी पड़ेगी। इसलिए कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है तात्पर्य वृत्ति को कौन मानते हैं। ये बात हम लोग कर चुके थे। आज का जो विषय है वो काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में सूत्र संख्या 8 तथा 9 पर है। सूत्र संख्या 8 के माध्यम से बताया गया है कि सभी अर्थ व्यंजकता को धारण करते हैं और सूत्र संख्या जो 9 है उसमें संकेत का स्वरूप बताया गया है। साक्षात संकेतितम अर्थम यो अभिधत्ते सतस्य वाचकः, इस प्रकार वहां पर लिखा है। तो ये सब चीजें कब स्पष्ट होंगी? जब आप अभी जो पूर्व में बताया गया है शब्दार्थ का स्वरूप अत्यंत आवश्यक था, उसमें एक तात्पर्यार्थ भी होता है जिसको कुमारिल भट्ट मानते हैं, और तात्पर्यावृत्ति कौन मानता है? तो जो तात्पर्यार्थ मानेगा। लेकिन प्रभाकर गुरु जो है वो न तात्पर्यावृत्ति मानते हैं, न वाक्यार्थ मानते हैं, न तात्पर्यार्थ मानते हैं। तो केवल वाच्य अर्थ को ही वाक्यार्थ की संज्ञा से अभिहित करने का उपक्रम करते हैं। तो ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आप परीक्षा में प्रश्न गलत कर देंगे। आज हम बात कर रहे हैं सभी अर्थों की व्यंजकता तथा संकेत का स्वरूप।
चलिए उपक्रम करते हैं। आचार्य मम्मट सूत्र संख्या 8 में लिखते हैं, सर्वेषां प्रायशः अर्थानां व्यंजकत्वम अपीस्यते। सर्वेषां, यहां से लीजिए, इसका अन्वय इस प्रकार करिए, प्रायशः सर्वेषां अर्थानां अपि व्यंजकत्वम इष्यते। अर्थात प्रायः सभी अर्थ व्यंजकता को प्रदान करने वाले होते हैं। प्रायः का मतलब मोस्टली होते हैं, लेकिन किस किन्हीं अवस्थाओं में तीन अर्थ हैं ये व्यंजकता को धारण नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार प्रायः पूर्व पद पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावः। प्रायः का मतलब मोस्टली होता है, अधिकतम, कभी कभी नहीं होता है। प्रायः का मतलब यही होता है। सबसे पहले जो वाच्य लक्ष्य व्यंग्य तीन अर्थ हैं, उनमें से तत्र वाच्यस्य यथा त्रिषु मध्ये वाच्यार्थस्य वाच्यस्य केन प्रकारेण व्यंजकत्वं भवति इति अधोनिर्दिष्टेन उदाहरणेन प्रकटीकरोति मम्मटभट्टः। अनेन मम्मटभट्टेन, आचार्य मम्मटभट्ट ने एक उदाहरण दिया है जिसका प्रसंग समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। थोड़ा खांसी हो रही है, आप लोगों को असुविधा होगी, लेकिन क्या करें, ये तो सब प्राकृतिक है, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है। आप सार सार ग्रहण करिए। गलतियां हैं जो मेरी, और जो सार है वो किसका है, जो हमने गुरुजनों से पढ़ा है, जो सीखा है। गलती हमसे हो सकती है, जिनसे हम पढ़े हैं उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, ऐसा मानकर जो आपके लिए उपयोगी है उतना ही अंश ग्रहण करिए। एक पद्य है, प्राकृत भाषा में लिखा है, लेकिन हमने आपके सामने ये उसका जो संस्कृत टीकाओं में जो उसका संस्कृतीकरण किया गया है, संस्कृत में जो उसका मतलब भाषांतर किया गया है, उसी पद्य को रखा है। प्राकृत में इसलिए नहीं रखा क्योंकि जब हमें ही को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों को क्या समझ में आएगा। तो ये संस्कृत का श्लोक है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मातर्गृहोपकरणम अद्य खलु नास्तीति साधितम त्वया तदभड़ किम करणीयम एवं एव न वासरः स्थ। सही बात है। का प्रसंग ये है, कोई नायिका है, वो अपने प्रियतम से मिलना चाहती है और मिलने का समय पूर्व में ही उसने निर्धारित कर दिया है, शाम को। और इसके घर में एक घटना घट चुकी है। क्या? उसके घर में उसकी जो माता है, या उसकी जो त्वचा है, सास है, उसने दिन के प्रारंभ में प्रथम प्रहर या द्वितीय प्रहर में उसको अवगत कराया था कि आज घर में चीजें खत्म हो गई हैं और उनकी व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद वो अपने काम में लग गई और उसने सोचा कि इसको बता दिया है तो व्यवस्था कर लेगी। ये नायिका अपना कार्य भी सिद्ध करना चाहती है और इसको बहाना भी चाहिए, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। परतंत्रावस्था में किस प्रकार अपनी मनमानी करनी है, इसके लिए माहौल बनाना पड़ता है। आप लोग भी देखते हैं व्यवहार में, जब आप परतंत्र होते हैं तो विविध प्रकार के उपाय करते हैं और अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य सिद्धि के जितने भी साधन होते हैं सब लगा देते हैं। चाहे आप माता पिता से संदर्भित हो, आप चाहे कोई जॉब कर रहे हो, इसमें भी ये मतलब मानव स्वभाव है कि हमें अपने अनुकूल कार्य करना है। परतंत्र हम कितने भी हों फिर भी कोशिश करते हैं। वैसे तुलसीदास ने लिखा है, पराधीन सपने सुख नाई, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो पराधीन होकर भी सुख का अनुभव करने का प्रयास करते रहते हैं और कर ले जाते हैं। बहुत सारे विकल्प होते हैं उसमें। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, नायिका अपने स्वतंत्र नहीं है, वो जब चाहे जहां चाहे घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं है, और उसने उसके घर में ऐसी स्थिति बन गई है कि अब वो शाम को घूमने अपने प्रियतम से मिलने जा सकती है। तो जो बात उसकी माता या सास ने दिन के प्रथम या द्वितीय प्रहर में कही थी, वो उसको याद दिलवा रही है जब संध्या काल समीप आ गया है, आधा घंटा बचा है शाम होने में, और वो उसको बता रही है, हे माता,
अद्य गृहोपकरणम खलु नास्ति इति त्वया साधितम बोधितम। आज घर में उपयोग की जाने वाली सामग्री नहीं है, और निश्चयेन नास्ति इति त्वया साधितम, ऐसा आपने अवगत कराया है मुझे, इसलिए तद्भड़, इसलिए कहिए, किम करणीयम, मया किम करणीयम, त्वया साधितम यत् गृहोपकरणम खलु नास्ति परंच मया किं करणीयम एवमेव न वासरः स्थायी। इस प्रकार दिन बना नहीं रहेगा। जब शाम को आधा घंटा बचेगा और कोई ऐसा वाक्य बोलेगा तो उसकी जो माई है या सास है, जो भी है, झट से कहेगी भैया व्यवस्था करो, अन्यथा शाम को भोजन वोजन कैसे बनेगा। तो बहुत चतुर नायिका है और उसने अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार की वस्तु क्रिएट की। और वहां से क्या व्यंग्य आया, अत्र अस्मिन् पद्ये स्वैर विहारार्थनीति व्यज्यते। यहाँ नायिका किया स्वच्छंद विहार जो है और उसकी जो इच्छा है वो क्या हो रही है, वो व्यक्त हो रही है। ये बात तभी समझ में आएगी जब प्रकरणादि के माध्यम से आप ये समझेंगे ये जो नायिका है वो क्या है, व्यभिचारिणी नायिका है। जब कुलीन नायिका वाला अर्थ लगा लेंगे तो केवल वाच्य अर्थ आएगा, तब व्यंग्यार्थ की प्रतीति नहीं होगी। यही बात अगर किसी कुलीन नायिका के संदर्भ में कही जाएगी तो इसमें कोई विशेष चमत्कार नहीं आएगा। ये अर्थ आएगा कि कदाचित वो भूल गई हो, भले ही प्रथम द्वितीय प्रहर में याद दिलवाया गया हो, या फिर मान लो ये कंडीशन ही ना हो, आधा घंटा पहले ही उसको बताया गया हो, सूर्यास्त होने से आधा घंटा पहले। तो इन परिस्थितियों में अर्थ नहीं लग सकता। जब तक आप यहाँ पर व्यभिचारिणी नायिका की कल्पना नहीं करेंगे तब तक स्वैर विहारार्थिनी विद्यते ये अर्थ नहीं आएगा। टीकाकारों ने इस विषय में लिखा है, यहाँ एक एक पद किस प्रकार से व्यंग्यार्थ को प्रकट कर रहा है। यहाँ मातः यह संबोधन है और हे माता इस संबोधन से व्यक्त होता है कि तुम माँ हो और माँ की आज्ञा कैसी होती है, टाली नहीं जा सकती। माँ को गुरु के समान संज्ञा प्राप्त होती है और जीवन का पहला गुरु कौन होता है, माँ। और गुरु के वाक्यों को नहीं टालना चाहिए, ऐसा हमारे जो शास्त्र हैं वो भी कहते हैं, आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीया। गुरुओं की जो आज्ञा होती है वो टाली नहीं जा सकती। तो यहाँ माता संबोधन से ये है कि अब जो तुम कहोगी वो बात निश्चयन करनी है हमारे लिए, अर्थात मुझे सामान लाना ही पड़ेगा और अच्छा ये रहेगा कि दिन ढलने से पहले ले आऊं सामान। दूसरी बात यह है कि गृहोपकरणम, घर के जो उपकरण हैं वो कैसे हैं, आज नहीं है। ये बात कहने से क्या व्यक्त होता है कि घर में वह सामग्री भी नहीं है जो अत्यंत आवश्यक है, जिसकी आवश्यकता पूरी करना अनिवार्य है आज के लिए। ऐसा इस गृहोपकरणम शब्द से अर्थ आता है। और यहां पर क्या लिखा है, चौथी बात क्या आएगी यहां पर कि अद्य, अद्य पद है यहाँ पर। अद्य का मतलब आज। आज ही एक ऐसी कंडीशन बनी है कि जो घर की सामग्री है वो खत्म हो गई है, वैसे तो रहती थी पूरी, आज पहली बार ऐसा संयोग बना है कि सामान खत्म हो गया है। और भाई त्वया साधितम, इससे व्यंजित क्या होगा, तुमने बताया था भाई, हमारी कोई कल्पना नहीं है, आपने बताया था कि आज घर का सामान समाप्त हो गया है। इसलिए ये सब वाक्य क्या कर रहे हैं, उसका बाहर गमन जो है, बहिर्गमन वो है, उसकी अनिवार्यता को द्योतित करने में लगे हुए हैं।
और दिन ऐसा ही नहीं बने रहेगा, मतलब तत्काल प्रभाव से हमें आदेश दीजिए कि हम ये सामान लेने जाएं। तो ये सारी परिस्थितियां उसके स्वतंत्र विहार में कारण बन रही हैं। कारण बन रही, ये मत कारण कार्य वाला भाव मत समझिए। यहाँ पर कह दिया वाक्य प्रयोग करने के लिए, वाक्य पूरा करने के लिए, सामान्य रूप से यहाँ पे वाच्य अर्थ है और उससे व्यंग्यार्थ यही आ रहा है कि वो स्वच्छंद विहार करना, स्वच्छंद विहार करना, व्यभिचार व्यभिचार उसका जो है वो व्यंजित हो रहा है। दूसरा लक्ष्य से यथा उदाहरण है। लक्ष्यार्थ कैसे व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराता है। श्लोक है, साधयंती सखी शुभगम छड़े छड़े दूना सिमत कृते सद्भाव स्नेह करणीयकम करणीय सदृशकम तावत विरचितम त्वया। ये स्थिति वही वाली है, निश्चय सच्च चंदनम स्तंत्रटम वाली। वहां पर जो स्थिति थी वही स्थिति, वही प्रसंग इस श्लोक में भी लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार उस श्लोक में प्रसंग था कि कोई नायिका अपनी दूती को भेजती है और दूती को किसके पास, नायक को बुलाने के लिए, लेकिन वो बुला के तो नहीं लाती है और उसी के साथ संयोग कर कर लौटती है। ऐसी अवस्था में क्या होता है, ऐसी अवस्था में वो उसको उलाहना दे रही है, विपरीत लक्षणा है वहां पर। और विपरीत लक्षण, या वहां पर दूती है, यहाँ पर सखी है। यहाँ पर सखी के माध्यम से ये सब चीजें हो गई, घटित हो गई। ये श्लोक भी प्राकृत में लिखा है और उसका संस्कृत जो भाषांतर है वही यहाँ पर रखा गया है। साधयंती सखी शुभघम छड़े छड़े दूना सिमत कृते सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावत विरचितम त्वया। कि संबोधन पद है और यहाँ पर जो नायिका है वो अपने नायक से सखी को बुलाने के लिए कही थी, अनुकूल करने के लिए कही थी अपने लिए, लेकिन वो स्वयं ही के साथ संयोग आदि संपन्न कर लेती है, जिस कारण से यहाँ ये जो कंडीशन है वो बिगड़ जाती है। और जब हम किसी मित्र को उलाहना देते हैं तो उसमें वाच्यार्थ का प्रयोग नहीं करते, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं जो उसको कटु लगे। उसमें हम ऐसे ही शब्द बोलते हैं जिससे उसको मतलब उलाहना देने के लिए जो विपरीत लक्षणा काम करती है। ठीक है भैया, रहने दो, आपने बहुत उपकार किया, कहते हैं ना, आपके हाथ जोड़ते हैं, बहुत हो गया, आपने जितना हमारा भला किया उतना किसी ने नहीं किया। जब कोई उपकार की जगह अपकार कर देता है तो इस प्रकार की शब्दावली का, अब तुम रहने दो भैया, तुमसे हो गया, तुमसे ना हो पाएगा, और तुमने इतना किया हमारे लिए, बहुत किया, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग हम लोग व्यवहार में भी करते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार वाच्यर्थ, लक्ष्यार्थ और लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है वो समझते हैं। सखी संबोधन पद है, हे सखी मत कृते, अर्थात मेरे लिए क्या किया, सुभगम साधयंती। सुभग अर्थात सुंदर जो नायक है उस नायक को साधयंती, अनुकूलयंती अथवा अनुनयंती, नायक को मेरे अनुकूल बनाने वाली हे सखी, मत कृते छड़े छड़े दूनासी, मेरे लिए तुमने प्रतिक्षण बहुत कष्ट झेला। दुई परितापे धातु है, संतापे, मेरे कारण, मेरे हित का सोचते हुए तुमने उस नायक को अनुकूल बनाने के लिए प्रतिक्षण मेरे लिए कष्ट भोगा। अतः सद्भाव, सद्भाव अर्थात अच्छी भावना, साधुत्व जिसे कह सकते हैं, और स्नेह, स्नेह अर्थात वात्सल्य का भाव। तो सद्भाव और स्नेह के योग्य जो करणीय काम होता है उसके समान त्वया तावत विरचितम, अर्थात जो काम कोई अच्छा व्यक्ति सद्भाव की भावना से या वात्सल्य स्नेह की भावना से करता है, तत्तुल्य तुमने मेरे लिए कार्य किया है। अब यहां पर जितने भी शब्द हैं, सब शब्दों से
विपरीत लक्षणा होती है। किस प्रकार विपरीत लक्षणा होती है, इस बात को भी समझ लेना आवश्यक है। यहां पर जो सखी है उसके शरीर पर संभोग के चिन्ह विद्यमान हैं, और जो नायिका है वो उसको इन शब्दावली के माध्यम से सब कुछ अवगत करा दे रही है। ये बात आचार्य मम्मट वृत्ति भाग में स्पष्ट करते हैं। अत्र अस्मिन् पद्ये मत प्रियम रमयन्त्या, मेरे प्रिय के साथ जो तुमने रमण किया, मत प्रियम रमयन्त्या त्वया, मेरे प्रियतम के साथ जो तुमने रमण किया उसके माध्यम से तुमने शत्रुत्वम आचरितम इति लक्ष्यम, शत्रुवत आचरण किया। जो यहाँ पर सखी कहा गया है उसका विपरीत लक्षणा से शत्रु अर्थ आएगा, और ये तो हो गया लक्ष्यार्थ। दूनासी, दून मतलब संताप झेला है, ये अर्थ नहीं है। इसका क्या है, प्रसन्नता का अनुभव किया है। मत कृते अर्थात स्वयं के लिए, सद्भाव का दुर्भाव, स्नेह का, वात्सल्य का वात्सल्याभाव, और जो इस प्रकार के तुमने कृत्य किए हैं ये सब किससे आएंगे। जैसे सखी का शब्द अर्थ क्या है, असखी या शत्रु, शत्रु के समान आचरण किया है, क्या करके, मेरे प्रियतम के साथ रमण करके। तो ये गलत है ना। ऐसी स्थिति में जब हम अभी लोक व्यवहार में भी देखते हैं कि किसी को किसी से मतलब अनुकूल बनाने के लिए कोई उपक्रम किया किसी ने, लेकिन वो अपने ही अनुकूल बना ले गई। बहुत सारी मूवियों में इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम देखते रहते हैं। मूवी छोड़िए, ये आम व्यवहार में भी हम इन सब चीजों का अनुभव करते हैं। तो ये जो लक्ष्यार्थ आता है, शत्रुत्वम आचरितम इति लक्ष्यम इति लक्ष्यार्थ, वस्तुतः अस्य पद्यस्य यदस्माभिः अर्थः बोधितः सः सः अर्थः वाच्यार्थः, वाच्यार्थस्य अत्र बाधः, तस्मात् लक्ष्यार्थः आयाति शत्रुत्वम् आचरितम् इति लक्ष्यार्थः। तेन इति तेन लक्ष्यार्थेन कामुक विषयम, उस नायिका की कामुकता तथा सापराधत्व प्रकाशनम व्यंग्यम, उसने उसकी क्या क्या व्यंजित हो रहा है, मेरे प्रिय के साथ रमण करते हुए शत्रुता का आचरण किया, यह लक्ष्य है, और उससे कामुक विषयत्व और सापराधत्व का प्रकाशन जो है वही क्या है, व्यंग्य है। इस प्रकार यहाँ पर पहले वाच्यार्थ है, या जो इस श्लोक का वाच्यार्थ है वो तो हम लोग समझ ही लिए, डायरेक्ट जो अर्थ है उसी को वाच्यार्थ कहते हैं। उसके बाद जो अर्थ शत्रुत्व इत्यादि आ रहा है वो लक्ष्यार्थ है। तो यहाँ पर पहले वाच्य वृत्ति अभिधा वृत्ति ने कार्य किया, उसके बाद जो लक्षणा वृत्ति है उससे लक्ष्यार्थ आया, और लक्ष्यार्थ के बाद क्या आया, व्यंग्यार्थ। इस प्रकार यहाँ पर लक्ष्यार्थ भी व्यंग्यार्थ के प्रति व्यंजक हो सकता है, और इसका एक उदाहरण यहाँ आचार्य मम्मट ने स्पष्ट कर दिया। इसके बाद एक और श्लोक है, व्यंग्यार्थ कैसे व्यंजक होता है। व्यंग्यस्य यथा, व्यंग्यस्य व्यंजकता कथम भवति इति वर्णयति मम्मट भट्टः। उदाहरण है, उससे पहले उदाहरण से पहले प्रसंग समझ लेना चाहिए। नायक और नायिका, सारे श्लोक इसी प्रकार के दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में आनंद आए। नायक और नायिका, इन लोगों ने डिसाइड किया था कोई स्थान मिलने का। तो इसके दो अर्थ होते हैं वैसे, लेकिन हम एक संयोग श्रृंगार वाला ही समझ लेते हैं। दोनों प्रेमी कहीं घूमने जा रहे थे, ये मान लीजिए, और एक ने दूसरे को एक स्थल दिखाया, और उस स्थल का वर्णन इस श्लोक में है। ये तो
अर्थ पहले समझ लेना अत्यंत आवश्यक है, इसी को पहले समझते हैं। प्रेमी प्रेमिका कहीं घूमने जा रहे थे और एक व्यक्ति ने उन दोनों में से, चाहे नायिका मान लीजिए या नायक मान लीजिए, जैसे बाहुल्य नायक होता है, तो उस नायक ने उस नायिका को एक स्थल दिखाया और उसका वर्णन इस प्रकार किया। पश्य निश्चल निस्पंदा विष्णुपत्रे राजते बलाका, निर्मल मरकत भाजन पर परिस्थिता शंख सुक्तिरेव। पश्य देखो, क्या देखो? बलाका राजते। देखिए, जो बलाका बगुली है वो सुशोभित हो रही है। कहाँ सुशोभित हो रही है? तो विष्णि पत्रे, विष्णि अर्थात कमलनी के पत्र पर। कैसी बलाका है? उसका एक विशेषण दिया है, निश्चल निस्पंदा। निश्चल और निस्पंद। निश्चल का मतलब होता है कोई व्यक्ति, निश्चल का मतलब इधर उधर नहीं जा रही है, और निस्पंद मतलब उसका शरीर भी स्थिर है। ध्यान की अवस्था में जब व्यक्ति होता है तो उसके जो अंग भी क्रिया नहीं करते। ऐसे तो व्यक्ति की क्रिया को निश्चल चलन क्रिया कहा गया है, और उसका अभाव निश्चलत्व। इधर उधर करना क्या हो गया? निश्चलत्व। और अपनी जगह पे बैठकर हिलते रहना, गर्दन हिलाना, घुमाना, ये सब क्या है? निस्पंदता का अभाव। तो ये जो बलाका है वो कैसी है? निश्चल, ना इधर से उधर जा रही है और अपना शरीर भी स्थिर किए हुए है, ध्यानावस्था में है। कहाँ सुशोभित हो रही है? विष्णि पत्रे वलाका राजते। क्यों भाई राजते? क्यों सुशोभित क्यों हो रही है? तो कह रहे हैं शंख सुक्तिरव। किसके समान? शंख की सीपी के समान। शंख की सीपी कहाँ सुशोभित होती है? कहते हैं निर्मल मरकत आजन परिस्थिता। निर्मल मतलब स्वच्छंद, स्वच्छ। मरकत मणि जो होती है, मरकत जो एक वो होता है, क्या कहते हैं, रत्न विशेष होता है, और जिसको हम लोग मूंगा भी कहते हैं आम भाषा में, हरा हरा होता है। उस मूंगा के पात्र में, मानो मूंगा का बना दिया कटोरा, और उस कटोरा में रख दो शंख की सीपी। सीपी आप लोग देखे हैं, समुद्र के किनारे निकलती है। जो नहीं देखे हैं वो देख लें, गूगल कर लें सीपी किसे कहते हैं। आजकल तो गूगल गुरु आपको सब कुछ ज्ञान दे सकते हैं, बस काव्य प्रकाश नहीं पढ़ा सकते। साला गूगल के विषय में यही दिक्कत है कि संस्कृत की बहुत सारी चीजें आप नहीं जान सकते। ट्रांसलेटर आया तो उसका कुछ के कुछ अर्थ कर दे रहा है। टेक्नोलॉजी भी फेल है। ये ज्ञान वास्तव में जो संस्कृत वाङ्मय का ज्ञान है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी माध्यम हो सकता है, लेकिन समझा गुरु परंपरा से ही जा सकता है, का और कोई माध्यम नहीं है। टेक्नोलॉजी सहायक हो सकता है ना, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सीख लें तो नहीं सीखा जा सकता है। इसलिए आप गूगल में करेंगे पश्य निश्चल निस्पंदा का अर्थ, तो वाच्यार्थ आ जाएगा, व्यंग्यार्थ नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर गूगल फेल है। एक छात्र आया, उसने कहा कि हम अलंकारों का सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बना सकते? सभी चीजों का सॉफ्टवेयर बन रहा है, श्लोक डालो और अलंकारों से स्पष्ट हो जाए, ऐसी कोडिंग कर दी जाए। हमारे गुरुजी का आंसर था कि जो मशीन है वो सहृदय थोड़ी है। सहृदय के अनुसार वहां पर कौन अलंकार है, प्रधान है कि अप्रधान है, रस प्रधान है, ये सहृदय का ही सचेत साम अनुभवा प्रमाणम तत्र केवलम, वहां कोडिंग की नहीं जा सकती। आप एक मूवी देखे होंगे, वो रजनीकांत की है, चिट्टी, और क्या है, चिट्टी नाम होता है उसमें रोबोट का। रोबोट जो है मशीन है, मशीन सहृदय के समान अनुभव नहीं कर सकती। लिए इसमें साहित्य से संदर्भित कोई भी बात है, के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण लाभकारी हो ही नहीं सकता।
यहाँ पर पहले सहृदय बनना पड़ता है व्यक्ति को, तब काव्य और काव्य शास्त्र समझ में आता है। सहृदय की परिभाषा लोचन में की गई है ना। तेषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद् विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता ते च स्वहृदय संवाद भाजः सहृदयाः। प्रकार वहां लोचन पे सहृदय की परिभाषा की गई। ये सहृदय तो सॉफ्टवेयर में हो ही नहीं सकता, जब नहीं हो पाएगा तो इन शब्दों के अर्थ भी नहीं आएंगे। शंख शुक्ति क्या होती है आप गूगल से समझ सकते हैं। और उस शंख शुक्ति के समान पिसनी पत्र जो कमलनी है, कमलनी कमल का हरा हरा पत्ता और उसके ऊपर बलाका सफेद रंग की, तो बलाका और शंख शुक्ति एक जैसी हो गई। शंख सुक्ति निर्जीव प्राणी है, वो मरकत मणि के पात्र में अगर आप रख दोगे तो वो हिलेगा डुलेगा नहीं, न उसमें निश्चल न उसमें चलत तो होगा न स्पंदन होगा, अर्थात वो निश्चल और निस्पंद रखी रहेगी शंख की सुक्ति। उसी प्रकार ये बलाका सुशोभित हो रही है। कोई स्थल विशेष दिखाया उसने, कोई लता के नीचे का स्थान जहां पर विष्णु पत्र के पत्ते थे और इस प्रकार वहां पर ये क्या बताना चाह रहा है उस नायिका को, वही इस वृत्ति के माध्यम से आचार्य मम्मट ने स्पष्ट किया है। अत्र निस्पंदत्वेन पलाकायाः यत् निस्पंदत्वम तेन निस्पंदत्वेन, लाका जो है वो निस्पंद है, मतलब उसके अंग भी नहीं हिल रहे हैं, इधर उधर चलने की बात तो अलग है। आश्वस्तत्वम, अर्थात जो बलाका है वो निश्चिंत है, निश्चिंत है, उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। अगर उसे भय होता तो इधर से उधर गर्दन घुमाती, हाथ चलाती, या फिर जो भी उसका जो शरीर की क्रियाएं हैं वो तो हो रही होती, भले ही वो इधर से उधर जा नहीं रही थी, स्थान भले ही नहीं परिवर्तित कर रही थी। तो क्या हो रहा है, अत्र निस्पंदत्वेन आश्वस्तत्वम तेन च जनरहितत्वम, निस्पंद होने से उसकी आश्वस्तता व्यंगित हो रही है, और उस व्यंग्यार्थ से तेन च जनरहितत्वम, और उस व्यंग्यार्थ से क्या आ रहा है, जनरहितत्व। एक व्यंग्यार्थ आया आश्वस्तता, किससे, निस्पंदता से। कला का निस्पंद है, अंगों में कोई व्यापार नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो टेंशन फ्री है। अगर लोग वहां पर, मतलब वो स्थान ऐसा है कि यहाँ पर कोई आता नहीं है, वो क्यों नहीं आता है, ऐसे स्थान का वर्णन कर रहा है, जिसका मतलब आप समझ लीजिए एकांत स्थान का वर्णन कोई एक नायक किसी नायिका से क्यों करेगा। तो यहाँ पर निस्पंद पद आश्वस्त, पलाका के आश्वस्तता को व्यंजित कर रहा है। अब ये आश्वस्तता जो है उससे क्या व्यंजित हो रहा है, जनरहितता, कोई यहाँ पर व्यक्ति आता जाता नहीं है। अतः संकेत स्थान में तदिति, संकेत का स्थान है ये, कयाचित कंचित प्रति उच्यते, कयाचित कोई नायिका ही किसी नायक के प्रति कह, यहाँ पर उल्टा है जो हम लोग व्याख्या कर रहे थे उसके विपरीत है, क्योंकि नायिका भी बहुत प्रगल्भ होती हैं, प्रगल्भमती वाली होती हैं, वो तुरंत समझ जाती हैं। तो यहाँ पर नायिका किसी नायक से कह रही है, नायक तो वास्तव में मूर्ख होता है, उसको समझ नहीं आता है कहाँ पर क्या बताना। नायिकाएं जो होती हैं वो भीरु हृदय वाली होती हैं और वो उचित स्थान का चयन करती है सब कार्य। एक दूसरा अर्थ आता है, अथवा मिथ्यावदस्य नत्वम अत्रागतो अभूत इति विद्यते, ये आता है विप्रलंब श्रृंगार में। जैसे किसी नायक नायिका ने किसी स्थान को निर्धारित किया था मिलने के लिए, तो नायक नायिका गई और नायक नहीं आया। ऐसे मान लीजिए कि किसी नायक नायिका ने एक स्थान निर्धारित कर रखा था और नायक वहां नहीं गया, लौट के आ रहा था, तब तक नायिका मिल गई और उसने कह दिया हम तो वहां गए थे। तो वह नायिका हाथ पकड़ के ले जाती है, कहती है देखो पश्य निश्चल निस्पंदा विष्णु पत्रे बलाका राजते, ये निस्पंद और निश्चल जो विष्णु पत्र पर बलाका राज सुशोभित हो रही है, कैसे, जैसे मान लो मरकत मणि के पात्र में शंख सुक्ति सुशोभित हो रही है, मतलब इतनी। अब इससे क्या व्यंजित होता है, अत्र निस्पंदत्वेन आश्वस्तत्वम तेन च जनरहितत्वम। अब जनरहितता अगर है, अगर तुम यहाँ आए होते तो ये जो बलाका है इसमें कोई ना कोई
क्रिया हुई होती, कोई न कोई हरकत हुई होती, ऐसी नहीं हुई है, इसका मतलब तुम मिथ्या वदस, तुम यहाँ नहीं आए, झूठ बोल रहे हो। न त्वमत्र आगतः अभू, तुम यहाँ पर पहले नहीं आए थे। ये क्या हो रहा है, ये व्यंजित हो रहा है। दोनों अर्थ आते हैं, एक संयोग श्रृंगार के अर्थ में है, दूसरा वियोग श्रृंगार के अर्थ में। नायक का जो मिथ्या भाषण है उसको प्रमाणित करने के लिए। तो ये जो दो अर्थ आते हैं वो तो विषय अलग है, लेकिन सामान्य रूप से ये समझिए कि निष्पन्द इस वाच्यार्थ से आश्वस्तता ये व्यंग्यार्थ आता है, और ये व्यंग्यार्थ जनरहितत्व के प्रति व्यंजक बन जाता है। इसलिए आचार्य मम्मट ने तीनों उदाहरणों का निर्देश किया, और सर्वेषां प्रायशः अर्थानां व्यंजकत्वम अपीस्यते, इस सूत्र का इन तीनों उदाहरणों में किस प्रकार संगति है इसका भी निर्देश। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा और। अब एक विषय आता है, अब यहां बात खत्म हो गई। यहाँ जो अर्थ होते हैं तभी अर्थ व्यंग्यार्थ के प्रति व्यंजक हो सकते हैं, ये बात तो निर्धारित कर दी। अब छूट क्या गया था, वाचक आदि का स्वरूप। वाचक आदि के भेद बता दिए थे, शब्द के तीन भेद बता दिए थे। क्या क्या बताया था, स्याद वाचक लाक्षणिका व्यंजक शब्दोत्तर व्यंजक त्रिधा। वाचक लाक्षणिक व्यंजक भेद से शब्द तीन प्रकार का होता है, और वाच्य लक्ष्य व्यंग्य भेद से अर्थ तीन प्रकार का होता है। तात्पर्य अर्थ भी कुछ लोग मानते हैं, लेकिन इनके स्वरूप नहीं बताए, केवल भेद की चर्चा की करती गई। जैसे किसी के 6 पुत्र हैं, उनके 6 पुत्रों के 6 पुत्र और हुए, लेकिन कैसे पुत्र थे इसका वर्णन नहीं किया। अब बात कर रहे हैं उनके स्वरूप पर, वाचक आदि के स्वरूप पर। स्वरूप को ही हम लक्षण भी कह सकते हैं। जो स्वरूप होता है वही क्या होता है, लक्षण होता है। और इस विषय पर न्याय मीमांसा दर्शन में बहुत, न्याय वैशेषिक दर्शन में बहुत बार चर्चा की गई है। जो लक्षण होता है वो क्या होता है, इतर व्यावर्तक। अपने से जो इतर चीजें हैं, जैसे गाय है, गाय से इतर क्या है, बैल, भैंस, बकरी इत्यादि। ये हो गए स्व से इतर, और इन इतरों से जो व्यावर्तन है वही क्या है, लक्षण है। अब ये व्यावर्तन होता किससे है, शासनादिमत्वम गौर लक्षणम। गाय का लक्षण क्या होता है, गलकंबल, गलकंबल वाली गाय होती है। इन सब विषयों पर बात करेंगे। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर वाचक आदि का स्वरूप बताया जा रहा है। वाचक आदि के स्वरूप से ही एक नया विषय प्रारंभ होगा, जिसे हम कहेंगे संकेत का स्वरूप। एक विषय पर बात हो चुकी है, अर्थों की व्यंजकता। आज का जो दूसरा विषय है वो संकेत का स्वरूप है। तो लक्षण का लक्षण होता है श्वेतर व्यावर्तकत्व। न्याय वैशेषिक दर्शन में लक्षण का प्रयोजन बताया गया है, व्यावृत्ति ही व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम। व्यावृत्ति अथवा व्यवहार, अन्य पदार्थों से व्यावर्तन ही लक्षण का प्रयोजन होता है। यहाँ पर क्रम से स्वरूप बता देंगे। वाचक का स्वरूप बता देंगे तो लाक्षणिक और व्यंजक से वाचक भिन्न हो जाएगा। सबसे पहले वाचक के स्वरूप का ही उपक्रम करते हुए आचार्य मम्मट लिखते हैं सूत्र संख्या 9 में, साक्षात संकेतितम योर्थम अभिधत्ते सवाचकः। साक्षात, सीधे सीधे, बिना किसी रुकावट के, संकेतित अर्थ को जो बताए, यो अर्थम अभिधत्ते, जो साक्षात बिना किसी व्यवधान के संकेतित अर्थ को जो धारण करे, वह कौन है, वाचक, उसको कहते हैं वाचक। बात क्लियर नहीं हुई, यहाँ पर 3 पद दिए हैं, साक्षात, संकेतित और अभिधत्ते। इन तीनों पदों का अर्थ जानना अलग अलग रूप से नितांत आवश्यक है। ऐसे पहले समझ लेते हैं। हम कह देते यहाँ पर कि
साक्षात यो अर्थम अभिधत्ते सवाचक, या फिर ये कह देते संकेतितम योर्थम अभिधत्ते सवाचक। यहां पर कुछ चीजें और समझ लेना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसे संकेत क्या होता है, जैसे हम कोई, आज का विषय भी यही है संकेत, इसको समझने से पहले संकेत समझ लेना अत्यंत। तो संकेत ग्रह के उपाय का विवरण शास्त्रों में दिया गया है। संकेतक ग्रह को ही कहते हैं शक्ति ग्रह। शक्ति ग्रह 8 प्रकार का माना है। ये प्रश्न भी बनता है शक्ति ग्रह कितने प्रकार का होता है। जैसा कि हम पहली वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि ये जो काव्य प्रकाश का अध्ययन चल रहा है, इसमें भैया तीनों लोग पढ़ सकते हैं। कभी काव्य प्रकाश नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो एक बार पढ़ चुके हैं वो तो उनके लिए तो ये क्या कहते हैं, औषधि के समान है ये कक्षा। और जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और काव्य शास्त्र विषयक प्रश्नों को नहीं कर पाते, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा इंट्रेंस टेस्ट हो, मतलब प्रारंभिक शास्त्रीय आचार्य या फिर एमए का इंट्रेंस हो, उसमें भी बाहुल्यन काव्य शास्त्र या साहित्य के प्रश्न आते हैं। उसके बाद आपके चाहे कोई दूसरी परीक्षा हो, नेट जेआरएफ की, बीएड इत्यादि, कितनी भी परीक्षा है, हम आपको हथियार चलाना सिखाएंगे। डिसाइड आप कर लीजिए किस युद्ध में लड़ना है। जब एक बार आप अच्छे से शास्त्र को समझना सीख जाएंगे, फिर चाहे कोई भी परीक्षा हो आपका प्रश्न गलत नहीं। तो प्रयास ये करिए कि आप युद्ध कौशल को सीखिए। ये मत सोचिए, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, क्या करते हैं कि पर्टिकुलर किसी पेपर की तैयारी कराते हैं। हम कह रहे हैं आप हमसे पढ़ लीजिए काव्य प्रकाश, तो फिर किसी भी परीक्षा का प्रश्न कर लीजिए, तो एक ही बार में खत्म करो ना समस्या जो है। इसी उद्देश्य से हम काव्य प्रकाश पढ़ा रहे हैं। वैसे तो हम वाचकादि नाम वाचक के स्वरूप को बताने वाले थे, लेकिन पहले इससे पहले कुछ भूमिका समझ लेनी चाहिए, जिससे हम इसके अर्थ को आसानी से समझ पाए। सामान्य रूप से इस पद का अर्थ है साक्षात संकेत अर्थ को जो धारण करता है वे वाचक कहते हैं। वृत्ति में लिख दिया इह अग्रहीत संकेतस्य। यह अर्थात व्यवहार में इसका संकेतक ग्रह नहीं हुआ है। जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, बंगाली में अमी तुम्हे के भालो माची पता नहीं क्या होता है, ठीक है, हम लोगों के यहाँ कोई नहीं समझेगा। मतलब हिंदी भाषी प्रदेश में जिनको इन शब्दों का संकेतक ग्रह नहीं हुआ है, बड़क्कम काशी बहुत प्रसिद्ध चल रहा है, बड़क्कम का मतलब नहीं समझ में आएगा, तो नहीं ग्रहित किया गया है संकेत। ऐसे शब्द के अर्थ प्रतीते है अभावात, ऐसे शब्दों की अर्थ की प्रतीति का अभाव देखा जाएगा, है ना। जब हमने बड़क्कम कहा, भालो कहा, ये अन्य भाषाओं के शब्द हैं, इनके अर्थ हमें नहीं पता है। अर्थ नहीं पता है इसलिए इसको कहेंगे अग्रहीत संकेतः। अग्रहीतस्य संकेतस्य शब्दस्य अर्थ प्रतीतेः अभावात, अर्थ की प्रतीति का। आपको कोई तमिल भाषा में गाली देके चला जाए, आपको बुरा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। जब आपको अर्थ की प्रतीति होती है तभी आप प्रतिक्रिया करते हैं, सामान्य रूप से ही देखा जाता है। अन्य भाषा में कोई गाली देगा तो आपको हंसी ज्यादा आएगी, क्या बोल रहा है ये। तो साइंस है, साहित्य शास्त्र नहीं है, यहाँ पर विज्ञान का भी समावेश है। इस प्रकार हम अर्थ प्रतीति करते हैं, अर्थ शब्दों से अर्थ का ग्रहण किस प्रकार होता है, इसी बात को बताने का उपक्रम हो रहा है यहाँ पर। तो जब किसी शब्द का संकेतक ग्रह नहीं है, संकेत निर्धारित नहीं है, जैसे कुर्सी है, कुर्सी कहते ही मस्तिष्क में एक आकृति बनती है कि नहीं? आकृति बनती है, वही क्या है? अर्थ है। किसी ने कहा गाय,
तो गाय शब्द का आपके अर्थ मस्तिष्क में आकृति निर्धारित है और बन जाएगी, उससे आपका इस गाय शब्द का अर्थ समझ में आने लगेगा। तो यहां बात कर रहे हैं जो अग्रहित संकेत है, अग्रहित संकेत वाले शब्द की अर्थ की प्रतीति का क्या है? अभाव है। अभाव हो जाने से संकेत सहाय, सहाय है ना, संकेत की सहायता से ही, संकेत सहाय एव शब्द अर्थ विशेषम प्रतिपादयति, संकेत की सहायता से ही शब्द अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता है। यस्य अर्थात, यस्य अर्थात उस शब्द के बिना, यस्य यत्र काव्य में अव्यवधानेन, जिसके बिना किसी वाक्य स्थल पर बिना किसी व्यवधान के संकेतः गृह्यते, संकेत का ग्रहण किया जाता है, वह अर्थ, उस अर्थ का जो वाचक होता है उसे ही कहते हैं बात। स तस्य वाचकः, सह सह शब्दः तस्य अर्थस्य वाचकः भवति। यहाँ पर इस प्रकार समझिए, लोक व्यवहार में जिन शब्दों का संकेतक ग्रह नहीं हुआ है, अग्रहित संकेत जो शब्द है, उनकी अर्थ की प्रतीति का अभाव हो जाएगा। अर्थ की प्रतीति के अभाव के कारण सबसे पहले हमें संकेत की सहायता लेनी पड़ेगी। संकेत की सहायता से ही वो जो शब्द है वो अर्थ विशेष का प्रतिपादन करेगा। इसलिए यस्य, यस्य अर्थात शब्दस्य, यत्र कस्मिंश्चित् स्थले अव्यवधानेन संकेतो गृह्यते, बिना किसी व्यवधान के संकेत का ग्रहण किया जाता है, वहां वह शब्द तस्य उस अर्थ का वाचक होता है। ये तो यहाँ पर शब्दार्थ हो गया। अब यहाँ पर कुल बवाल जो है वो संकेत को लेकर है। थोड़ा संकेत को समझ लेते हैं, फिर आज की कक्षा को विराम देंगे। संकेत शब्द बार बार आया है और इसको समझते ही चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, कितना क्लियर है। संकेत के विषय में शायद महाभाष्य में एक सूक्त आया, पद्य आया है, और मुक्तावली में भी आया है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में। संकेत के ग्रह के 8 उपाय बताए गए हैं, ऐसा हम आपको पहले बता चुके हैं, जिनको शक्ति ग्रह कहा गया है। शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतश्च, वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर बदन्ति सानिध्यतः सिद्ध्य पदस्य वृद्धाः। अर्थात शक्ति ग्रह के 8 उपाय होते हैं। कौन कौन से उपाय? मतलब किस शब्द का क्या अर्थ होगा, इसके लिए हमें 8 साधनों की आवश्यकता होती है। बिना इन साधनों के हम किस शब्द का क्या अर्थ होगा ये डिसाइड कर ही नहीं सकते। सबसे पहले उस शब्द का व्याकरण आना चाहिए। शक्ति ग्रह के लिए व्याकरण आना चाहिए। तमिल के शब्दों का अगर हमें व्याकरण आएगा तो तमिल के वाक्यों का अर्थ लगाने में आसानी हो जाएगी। इसी प्रकार जो लोग जो तमिल भाषी हैं, उनको अगर हिंदी के शब्दों का व्याकरण आ रहा होगा या हिंदी के शब्दों के व्यवहार में रहे होंगे तो वो हिंदी को समझ पाएंगे। सबसे पहला जो उपाय है वो क्या है? साधन क्या है? व्याकरण। व्याकरण में धातु प्रत्यय आदि का अर्थ दिया होता है। जैसे भू धातु का क्या अर्थ है? सत्ता, भू सत्तायाम, री हरड़े। प्रत्ययों के विषय में कई प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय होते हैं, अक्ता इत्यादि। और इस प्रकार अर्थ का ज्ञान व्याकरण से हो जाता है। किसी भी भाषा का यदि हमें व्याकरण पता है तो उन शब्दों का किस अर्थ में प्रयोग हुआ है ये हम समझ जाएंगे। व्याकरण नहीं पता है, नहीं समझ पाएंगे। ही, सी, इट, दे के साथ आई विल, आई शैल, वेल, पता नहीं क्या क्या होता है अंग्रेजी भाषा में, इनका कैसे प्रयोग करना है, जब तक व्याकरण नहीं पता है तब तक उनका हम नहीं मतलब। दूसरा शब्द है उपमान। उपमान का सामान्य अर्थ होता है सादृश्य। जैसे कोई चीज हमने नहीं देखी है
लेकिन जो चीज देखी है उसका इशारा करके सामने वाला व्यक्ति हमको कहता है अरे वो तो वैसा होता है। सबसे विशिष्ट उदाहरण इसमें तर्क संग्रह में दिया है गौरिव गवयः। मतलब नीलगाय हमने नहीं देखा, कोई शहर का व्यक्ति है उसने नीलगाय नहीं देखा, तो बता रहे हैं गाय के जैसा नीलगाय होता है। तो यहां पर क्या हुआ, सादृश्य के माध्यम से संकेतक ग्रह हो गया। उसके बाद कोश जो है, जो कोश शब्द कोश जो होते हैं, कोश ग्रंथों में शब्दों के अर्थ दिए होते हैं, उनके माध्यम से संकेतक ग्रह हो जाता है। कोशाप्त, आप्त मतलब होता है आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जो सत्य बात कहता है उसे कहते हैं यथार्थ वक्ता, सत्य बोलने वाला विश्वास पात्र व्यक्ति। जब वह बतला देता है कि अमुक शब्द का ये अर्थ होता है तो हम वही अर्थ ग्रहण करते हैं। हमारे साथ भी एक घटना घटी थी। हम बिहार में गए थे एक जगह, तो वहां पर एक शब्द था नीमन। तो हमारे लिए कुछ आया नाश्ता वगैरह, नीमन शब्द बोला। अब भैया नीमन बड़ा ऐसे करके कुछ बोला था। ये मतलब ये पदार्थ जो है वो नीमन का मतलब होता है अच्छा, ठीक है ना, अच्छा बना है कि नहीं। कोई नाश्ता आया था जिसके विषय में नीमन शब्द का प्रयोग किया गया था। अब नीमन पद का हमको अर्थ है नहीं पता था, ना ही भोजपुरी का व्याकरण पढ़ा, ना ही कुछ पढ़ा। तो वहां के जो लोग थे उन्हें ही आप्त वक्ता मानना पड़ा, और उन्होंने नीमन पद का अर्थ, फिर हमने एक मित्र से, हमारे एक भोजपुरी मित्र थे, उनसे फोन किया और उनसे पता चला। मैं कंफ्यूज रहा थोड़ी देर तक, नीमन, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। यानी जब उन्होंने नीमन पूछा तो मैंने क्या कहा उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको दुख भी हुआ, वो लोग टेंशन में आ गए, अपने घर में पूछ रहे कि इतना बढ़िया नाश्ता दिए और कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने दोस्त से पता किया तो नीमन का मतलब होता है अच्छा, ठीक बना है ना, स्वादिष्ट बना है कि नहीं। तो संकेतक ग्रह नहीं था, आप्त वक्ता अपने मित्र को माना और उससे उसका संकेतक ग्रह किया। तो कोई विश्वास पात्र व्यक्ति होता है वो भी संकेतक ग्रह का उपाय बन जाता है। व्यवहार से भी हम देखते हैं। व्यवहार में देखा, उत्तम वृद्ध कहता है मध्यम वृद्ध से, मतलब किसी वृद्ध व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, उसको उसका एक बच्चा देख रहा है। बाबा ने कोई बात पिताजी से कही और पुत्र, उसका पिताजी का जो पुत्र है वो देख रहा है। गाय लाओ और क्या करो, यहाँ बांध दो। फिर उसने कहा अश्व लाओ और यहाँ बांध दो। तब गाय, अश्व लाओ और बांध दो, इन पदों का आवाप और उद्वाप किया और छाट छाट के उसने अर्थ लगा लिया। गाय का मतलब ये होता है, बांधने का मतलब ये होता है, मतलब सामान्य रूप से बच्चों को तो ऐसे ही ज्ञान हो पाता है। जो बच्चे होते हैं वो व्यवहार से ही ज्ञान करते हैं। शक्ति ग्रह कैसे करते हैं, व्यवहार से ही करते हैं। वाक्य शेष एक उदाहरण है। वाक्य शेष मतलब आधी बात कही और आधे का अर्थ लग गया। जैसे द्वारम विधेयी, द्वार किसी ने कहा तो उसका है दरवाजा बंद कर दो। के लिए आया है गृहम, प्रविश, अक्षय, पिंडीम, इसके ये शब्द आएंगे। ये सब क्या है, वाक्य शेष के उदाहरण है। तो वाक्य शेष भी आधी बात कही, आधे से उसका अर्थ निकल के आ जाता है वृत्तांत के माध्यम से। ये भी क्या होता है, संकेतक ग्रह में उपाय बनता है। इसके बाद आता है विवृत्ति। विवृत्ति को विवरण भी कहते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कुंभम करोति इति कुंभकार, घड़े को बनाने वाला जो होता है, घड़े बनाने वाला हो गया, और उसी को कुम्हार अर्थ में भी प्रयुक्त कर दिया जाता है, उससे कुम्हार शब्द आ जाता है। और एक होता है सानिध्यता, सिद्ध पदस्य सानिध्यता। सिद्ध पद जो होता है, कोई प्रसिद्ध पद है और उसके माध्यम से भी अर्थ आ जाता है। जैसे बसंत ऋतु में आम के पेड़ पर क्या बोल रहा है, पिक बोल रहा है।
तो बसंत और आम शब्दों की निकटता के माध्यम से जो समझने वाला है वो समझ लेगा पिक का अर्थ कोयल होता है, क्योंकि वसंत ऋतु में आम के पेड़ पर कोयल ही बैठेगी। जिसको पिक शब्द का अर्थ नहीं पता है, ऐसे पता सबको होता है, ये उदाहरण के तौर पे हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पिक का अर्थ नहीं पता है यदि, और किसी ने कहा वसंत ऋतु में आम के पेड़ पर बैठकर पिक बोल रही है, तो वहां पर वसंत ऋतु और आम के माध्यम से पिक का अर्थ कोयल समझ लेंगे। इस प्रकार संकेतक ग्रह के 8 उपायों का उल्लेख, 8 साधन बताए गए हैं। इन साधनों के माध्यम से ही हम संकेतक ग्रह करते हैं। इनके अतिरिक्त कोई 9वां साधन मुझे तो नहीं लगता है जिससे आप संकेतक ग्रह कर पाए। तो व्याकरण, उपमान, कोश, आप्त वाक्य, व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सानिध्यतः सिद्धिपदस्य वृद्धाः। तो ये 8 संकेतक ग्रह के उपाय एक तरह से साहित्य का विज्ञान है। ऐसे तो ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कहे गए हैं, यहाँ पर बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि संकेतः गृह्यते स तस्य वाचकः लिखा है, तो संकेत होता क्या है ये भी समझ लें। कई शब्द होते हैं जो हम बचपन में नहीं जानते होते हैं। अंग्रेजी के बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनका किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, कब। जैसे एक सर्व होता है, सर्व कर दीजिए। दूसरा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तीसरा डिलीवर कर दीजिए, है ना, ड्रॉप कर दीजिए। सर्व, ड्रॉप, डिलीवर, डिस्ट्रीब्यूट, इन शब्दों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर है। वह जो अंतर है और उन अंतरों का अर्थ कैसे ज्ञात होता है, उसमें संकेतक ग्रह कारण होता है। संकेतक ग्रह के 8 उपाय हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब इस विषय में एक बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब काव्य प्रकाश का आप अध्ययन कर रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठे। अभी संसाधनों का अभाव है, कोशिश केवल इस पर की जा रही है कि जो अध्ययन चल रहा है वो उत्कृष्ट हो सके। अगर अन्यत्र साधनों पे हम प्रयास करेंगे तो अध्ययन का जो स्तर है वो न्यून हो सकता है। तो भाई कोई अच्छी चीज है तो भले ही सामान्य पात्र में रखी हुई है, फिर भी उसकी उत्कृष्टता न्यून है। इसी आधार पर आप जो साधन हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, उन साधनों को आप स्वयं से क्रिएट करिए। पेन कॉपी लेकर बैठिए। कई बच्चे बोलते हैं कि आप बीच में जो श्लोक बोलते हैं या फिर कोई नई बात बताते हैं वो लिख दिया करिए। अरे भैया, हमको इतना लिखने में बहुत टाइम बीत जाता है। तो जब वो चीजें भी लिखने लगेंगे तो पूरे टाइम लिखते ही रहेंगे। इतना समय का अगर उधर देंगे, साज सज्जा पर देंगे, अभिनय फिर बढ़िया नहीं हो पाएगा, ये जान लीजिए। कंटेंट आपके सामने बढ़िया प्रस्तुत किया जाएगा तभी, जब आप भी थोड़ा श्रम करें। यह काव्य प्रकाश की कक्षा समस्त प्रकार के जितनी भी कोटियां हैं साहित्य शास्त्र के विद्यार्थियों की, चाहे प्रतियोगी छात्रों की, सबके लिए उपयोगी हो, यही बात ध्यान में रखी गई है। आप लोग एक एक चीज, मेरी एक एक बात को प्रश्न बना लीजिए और उन्हीं संभावित प्रश्नों के उत्तर जो बताए जाते हैं उनको ध्यान में रख लीजिए, तो प्रतियोगी परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बशर्ते आपको ध्यान देना है, कॉपी पेन लेके बैठ। बिना एकाग्रता के, बिना स्थिरता के आप अध्ययन करेंगे तो कोई भी अध्ययन हो वो आपके लिए उपयोगी नहीं। ठीक है। और इससे और एक चीज और छात्रों के लिए विशेष रूप से बताना चाहूंगा। एक चीज पर छात्र ध्यान दें कि जो अध्ययन आपके लिए रुचि जो उपयोगी है थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि सफलता का मार्ग ही कठिन है, यही हमारा सूत्र है। जब जब आपको कोई चीज लगे
कठिनता का अनुभव हो रहा है, तो समझ लीजिए आप सही राह पर। विवेकानंद जी का एक थॉट भी है इस विषय में कि जिस दिन आप समझें कि सब कुछ ठीक हो गया है, समझ लो आपके साथ कुछ गलत होने। तो ये तो ठीक है, लेकिन अध्ययन के क्रम में हम सरल करने का भी प्रयास कर रहे हैं। आप लोग एकाग्रता से अध्ययन करें, कॉपी पेन लेकर करें, वीडियो पॉज कर करके उसको लिखें, और जो चीज़ें न समझ में आए वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं, हम उनका समाधान करने का यथोचित प्रयास करेंगे। चलिए, अब अगली कक्षा में हम संकेतक ग्रह जो कहाँ स्वीकृत किया जाए इस पर बात करेंगे, और तब तक के लिए आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे किस प्रकार काव्य प्रकाश का जो अध्ययन है वो तदोसौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः कापी जो एक वाक्य है, इसमें पूरा ग्रंथ लिखा गया है आचार्य मम्मट। चलिए, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, अगली कक्षा में मिलते हैं। तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।